गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज व्यवस्था के टॉपिक भारतीय राज व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं। भारतीय राज व्यवस्था, पहले हमने एकीकरण के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय एकीकरण को समझने की कोशिश की। अब हमें भारतीय राज व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, पहले उन समस्याओं की बात करते हैं। नंबर 1 आता है हमारा आतंकवाद। भारतीय जो राज व्यवस्था है उसकी सबसे मुख्य समस्या है आतंकवाद। नंबर 2 समस्या हमारी जो आती है, 2 नंबर पॉइंट पर जो हमारी समस्या आती है वो आती है भाषावाद। लोग अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, दूसरी भाषा को गौण मानते हैं। आतंकवाद, भाषावाद। तीसरी है क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद, अपने क्षेत्र को सर्वोपरि मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, अपने क्षेत्र को विशेष दर्जे की मांग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 आती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, अपने संप्रदाय को सबसे अच्छा मानना, दूसरों को गौण मानना, ये आता है सांप्रदायिकता। फिर आता है जातिवाद। और नंबर 6 जो आज के समय की प्रमुख समस्याओं में माना जाता है वो है आरक्षण की राजनीति। आरक्षण की राजनीति, ये मुख्य 6 समस्या है भारतीय राज व्यवस्था। नंबर 1 हमारी आतंकवाद। हमने पंजाब का आतंकवाद झेल चुके हैं, हम पूर्वी भारत का आतंकवाद झेल चुके हैं, हम जम्मू कश्मीर का आतंकवाद झेल चुके हैं, हम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद झेल चुके हैं। नंबर 2 आता है भाषावाद। भाषा के लिए तरह तरह के बार बार आंदोलन होते हैं। नंबर 3 आता है क्षेत्रीयवाद। नंबर 4 आता है सांप्रदायिकता। नंबर 5 आता है जातिवाद। नंबर 6 आता है आरक्षण की राजनीति। इसमें पहला जो टॉपिक, पहली जो समस्या की बात करते हैं, हम आतंकवाद की बात करते हैं। आतंकवाद हमारे लिए क्या समस्या है, क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है। आतंकवाद के बारे में जानना जरूरी है। आतंकवाद, पहले बात आती है आतंकवाद क्या चीज है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों का एक समूह द्वारा, कुछ व्यक्तियों का एक समूह है जो लोगों, निजी या सार्वजनिक संपत्ति, सुविधाओं को खिलाफ आपराधिक कार्य करता है। वो किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्य करता है, लोगों के समूह के खिलाफ आपराधिक कार्य करता है, निजी या सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ आपराधिक कार्य करता है। आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक गतिविधियों द्वारा, हिंसक कार्रवाइयों द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगें मनवाना। इसका मूल सिद्धांत है जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली आतंककारी गतिविधियां बार बार की जाए, आतंकवादी कार्रवाइयां बार बार की जाए, जिससे जनसाधारण में आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना खत्म हो जाए। यानी इतना आतंकवाद किया जाए कि लोगों को विरोध करने की हिम्मत न रहे। जब आतंकवाद की हिंसा और विनाश की बार बार आपराधिक कार्रवाइयों से आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, आम जनता आतंककारियों की बातों से डर जाती हैं, तो सरकारें आतंकवादी कार्रवाइयों की रोकथाम और निर्दोष नागरिकों के जान माल की रक्षा में लगातार विफल रहने के कारण अपने आप पर विश्वास खो बैठती है। लंबे समय तक जारी रहने वाले आतंकवाद का गंभीर परिणाम यह होता है कि आम जनता, यहाँ तक कि आतंककारियों के प्रति विरोधी भावना रखने वाले तत्व भी अपनी सरकार में विश्वास खो बैठते हैं। इसका परिणाम होता है आर्थिक विनाश और राजनीतिक स्थिरता तथा देर सवेर सरकार का पतन। इस प्रकार की समस्त घटनाक्रम से आतंकवादी अपनी स्वार्थ सिद्धि की आशा करते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उससे क्या आतंकवादी अपने स्वार्थ सिद्धि के आतंकवाद करते हैं। हम सीधी परिभाषा में यह कह सकते हैं
आतंकवादी वह है जो अपनी मांगे बनाने के लिए धर्म हिंसा, चरम हिंसा का प्रयोग व्यक्ति विशेष, समाज तथा किसी सरकार पर दबाव डाले, अर्थात आतंकवाद का आशय है अपनी मांगों के लिए बल प्रयोग करना, अनैतिक बल प्रयोग करना। नेक्स्ट आता है आतंकवाद अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आता है आतंकवाद अर्थ एवं परिभाषाएं। आतंकवाद अर्थ एवं परिभाषाएं। आतंकवाद का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है? शाब्दिक रूप से आतंक जो शब्द है वो टेरर से बना है। आतंक जो शब्द है वो टेरर से बना है और टेरर जो शब्द है वो लैटिन भाषा से है। रोमन समूह की भाषाओं में जड़ जमाने के बाद, रोमन शब्द की समूह की भाषाओं में जड़ जमाने के बाद यह शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हो गया। कौन सा शब्द? टेरर। इस शब्द की व्युत्पत्ति टेररिज्म अर्थात आतंकवाद और एक्ट ऑफ टेररिज्म अर्थात आतंकवाद कृत्य बहुत अधिक प्रचलित हो गई। कुछ विचारकों ने आतंकवाद की व्याख्या सामाजिक खतरा उत्पन्न करने में समर्थ कार्य के रूप में की है। रोमानिया के प्रोफेसर सुदलेश के अनुसार आतंकवाद मूलतः संपत्ति या जीवन को भारी नुकसान पहुंचाने में, आतंकवाद क्या करता है? जीवन को भारी नुकसान पहुंचाने में बम या ऐसी दूसरी युक्तियां या विस्फोटक सामग्री के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। आतंकवाद के सार तत्वों के संबंध में अपनी पुष्टि की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर सुद्रुलेक्यू ने कहा है, समाज के सारे राजनीतिक तथा कानून संगठनों के हिंसक विध्वंस की दृष्टि से किए गए अतिक्रमण इसमें शामिल होते हैं। पहले जो विद्वान हैं जैकिस ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसा करते तथा लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य हिंसा का विचार आतंकवाद है। जी स्वार्थबर्गर के अनुसार एक आतंकवादी को उसके तत्कालीन लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य है भय पैदा करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना, इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना। नेक्स्ट है कन्वेंस ऑफ प्रिफरेंस एंड पनिशमेंट। कन्वेंस और प्रिफरेंस एंड पनिशमेंट 1937 द्वारा आतंकवाद को इन शब्दों में परिभाषित किया गया। आतंकवाद का अभिप्राय आपराधिक कृत्यों से हैं जो किसी राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो और जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों या सामान्य जनमानस में भय या आतंकवाद पैदा करना। इन जो अध्ययन है ये हमारे अध्ययन है, इनमें आतंकवाद की व्याख्या था सामान्यतः किसी राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए उग्रवादी हिंसा को उत्पन्न करना बताया गया। एक दोषगर्भ शस्त्र को अक्सर निशाना चूक जाता है, विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण आदि के रूप में की जाती है। आतंकवाद को परिभाषित करते समय ब्रिटेन के आधुनिक चिकित्सक पॉल विकिंसन ने कुछ भेद बताए। वो भेद है युद्ध आतंक, दमनात्मक आतंक, क्रांतिकारी आतंक, उपक्रांतिकारी आतंक और वैचारिक कृत्य जो राज्य या अधिकार के लिए किए अभियान में भाग नहीं होते। अमेरिका के कैलिक्स मास ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कुछ भेद करना जरूरी समझा है। कौन से भेद करना शुरू किया है? घरेलू निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष या हिंसा, उन विदेशी विजेताओं के विरुद्ध हिंसा और राष्ट्रों को नष्ट कर देना, नागरिकों को गुलाम बना लेते हैं, जनतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा जैसा कि नाजियों, फासिस्ट और उनके सहायकों ने किया था। इसी प्रकार बेकर और रसेल ने भी अपनी परिभाषा में बताया है कि आतंकवाद की व्याख्या भय, बल प्रयोग, डांट झपट के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अथवा हिंसा के प्रयोग की धमकी उग्रवादी वास्तविक प्रयोगों के रूप में की है। उनके अनुसार
आधुनिक आतंकवाद की जड़ 60 के दशक में उन छात्र तथा उग्रवादी आंदोलनों से हुआ जो वर्तमान संस्थाओं के विरुद्ध लक्षित था। पॉल विकिन्स ने आतंकवाद की व्याख्या उस नीति तथा प्रक्रिया के रूप में की है जिनके मूल में 3 तत्व होते हैं। आतंकवाद में उपस्थित तत्वों के रूप में प्रयोग करने का निर्णय। 2, सामान्य से अधिक हिंसा की धमकी और हिंसक कृत्य करना। 3, तत्कालीन शिकार और व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनमत पर इस हिंसा का प्रयोग। नेक्स्ट है प्रोफेसर कार्पेल्स, आतंकवाद हत्या, हिंसा प्रयोग, फरोख्ती, अन्य मांगों के लिए मनुष्यों को बंधक बनाने, स्वतंत्रता का बलात् अपहरण करने के लिए विशेष संगठन या गुट बनाने के लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप से अभिप्रेरित राष्ट्रीय घटना या अन्य गतिविधियां। आतंकवाद का मतलब इमारतों को विनाश, उनमें लूटपाट और इसी प्रकार के अन्य काम भी हो सकते हैं। कुछ विद्वान मुक्ति आंदोलन और आतंकवाद को एक ही कृत्य मानते हैं, जबकि साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार मुक्ति आंदोलन और आतंकवाद को एक ही स्तर पर रखना पूरी तरह गलत है, क्योंकि उनके उद्देश्य बिल्कुल विरोधी है। आतंकवाद नियमित या तो व्यक्तिवादी है या पूरी तरह स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करने वाले गुट हैं, जबकि मुक्ति आंदोलन उनके जनगण की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे व्यक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के भविष्य और हितों का समर्थन कर रहे हैं। आतंकवाद की नई परिभाषा यह है कि आतंकवाद अपने प्रत्यक्ष शिकार से अधिक व्यापक समूहों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने हेतु लक्षित हिंसा की धमकी एवं हिंसा का प्रयोग है। बेल्जियम के शोधकर्ता फेरिक डेविड ने आतंककारी कृत्यों की परिभाषा इस प्रकार की है: राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, विचारात्मक एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी ऐसा सशस्त्र हिंसक कृत्य जो मानवतावादी कानून के आदेशों का उल्लंघन करता हो, मानवता के जो कानून हैं उनका उल्लंघन करता हो, उसे हम आतंकवादी कहते हैं। राज्य के आतंकवाद की व्याख्या में राजनीतिक, जातीय, धार्मिक उद्देश्यों, व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह हैं, जनसंख्या के विरुद्ध अधिकारियों द्वारा अपनाई गई राजनीतिक नीति समाविष्ट होती है। इस प्रकार राज्य की गुप्तचर सेवाओं द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारी आतंकवादी कार्यप्रणाली। आतंकवादी कार्यप्रणाली। आतंकवादी कार्यप्रणाली। आतंकवादी कार्य किस प्रकार से करते हैं, आतंकवादियों की कार्यप्रणाली क्या है, ये है हमारा आतंकवादी कार्यप्रणाली। आतंकवादी कार्यप्रणाली की हम बात करते हैं। आतंकवादी अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जिन प्रणालियों का प्रयोग करते हैं, जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं, उनमें नंबर आते हैं विमानों का अपहरण। हमने कंधार हवाई अड्डे का सुना था, विमान का अपहरण करके अपनी मांगे मंगाते। दूसरा क्या करते हैं, राजनीतिक तथा प्रमुख हस्तियों का अपहरण। जो राजनेता, बड़े नेता है, बड़े अधिकारी है, उनका अपहरण कर लेते हैं। तीसरा है सार्वजनिक नेताओं की हत्या करते हैं। चौथा है तोड़ फोड़ करते हैं, बम आदि रखते हैं। कभी कभी आतंकवादी ऐसा भी सोचते हैं कि 4 मुख्य है: विमान का अपहरण, राजनीतिक हत्याओं का अपहरण, राजनीतियों की हत्या और तोड़ फोड़ और बम बरसाना। कभी कभी जब आतंकवादी ऐसा सोचते हैं कि दो समुदायों के बीच हिंसा का वातावरण खड़ा कर देते हैं, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता, धर्मांतर और हिंसा का वातावरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, तो उनके समुदायों में निर्दोष जनसाधारण के व्यक्ति या सामूहिक हत्या का मार्ग अपनाया जाता है। 1946 में मुस्लिम लीग से जुड़े आतंककारियों द्वारा भारत विभाजन की मांग को मनाने के लिए ऐसा ही किया गया। एक धर्म विशेष के लोगों को दूसरे धर्म विशेष के लोगों को खिलाफ भड़काया गया। 1982 से 96 में खालिस्तान की मांग से जुड़े हुए सिख आतंककारी संगठनों द्वारा भी यही कृत्य किया गया कि उन्होंने दूसरे लोगों के खिलाफ उनको भड़काया गया। अब भारत, हम बात करते हैं भारत में आतंककारी गतिविधि। भारत में आतंकवादी गतिविधियां। भारत में आतंकवादी गतिविधियां।
भारत में आतंकवादी गतिविधियां किस प्रकार की है, भारत में आतंकवादी गतिविधियां कौन कौन सी है, भारत में आज तक आतंकवाद कौन कौन सी। हमने पंजाब के आतंकवाद की बात सुनी, हमने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद की बात सुनी, हमने पूर्वी भारत में होने वाले आतंकवाद की बात सुनी, हमने असम के आतंकवाद की बात सुनी, हमने पूर्वोत्तर के आतंकवाद की बात सुनी, हमने नक्सलवाद के आतंकवाद की बात सुनी, हमने तमिलनाडु के आतंकवाद की बात सुनी। भारत में 5-6 प्रकार के आतंकवाद हुए हैं, 5-6 प्रकार के आतंकवाद की श्रेणी है। आतंकवाद की दृष्टि से भारत की स्थिति जितनी कष्टपूर्ण और चिंताजनक है, ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। भारत में आतंकवाद की शुरुआत स्वतंत्रता के तुरंत बाद हो गई थी। आतंकवाद का उद्देश्य पूर्वी भारत के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में हुआ। सर्वप्रथम आतंककारी संगठन का समयभाव भारत में आगामी आगू फिजो को नागा नेशनल काउंसिल था। इस संगठन के माध्यम से नागा विद्रोहियों ने नागालैंड की भारत से पृथकता और स्वाधीनता के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। शीघ्र ही विश्वेश्वर सिंह को पीपल्स लिबरेशन पार्टी और लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट्स की गतिविधियां के कारण आतंकवादी मणिपुर और मिजोरम में फैल गए। यानी जो नागालैंड में आतंकवाद चला था, वो आतंकवाद धीरे धीरे मणिपुर और मिजोरम में फैल गया। लगभग 20 वर्षों तक आतंककारी गतिविधियों से कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, लेकिन 7वें दशक में शहरी आतंकवाद तब उजागर हुआ जब PLA के महत्वपूर्ण ठिकानों तथा अस्थियों पर हमले किए गए। बाद में यह रास्ता मिजो नेशनल फ्रंट ने भी अपनाया। राजधानी एजल्स में कई बार हमले किए गए। इन आतंककारियों का प्रमुख रूप से गुरिल्ला लड़ाई की पद्धति को अपनाया जा रहा था। इस आतंकवादियों ने पड़ोसी देश चाइना और बर्मा से शस्त्र सामग्री, गुरिल्ला युद्ध का सैनिक प्रशिक्षण और कठिनाई के समय शरण की सुविधा प्राप्त होती। यानी ये गुरिल्ला जो आतंकवाद था, इसको चाइना और बर्मा सहयोग दे रहा था। इसी कारण भारत सरकार अपने समस्त प्रयत्नों के बावजूद उन आतंककारियों पर आंशिक नियंत्रण स्थापित कर सके। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में जनता की कठिनाइयों को समझने, समझौता वार्ता के प्रयत्न किए गए। कठोरता और सद्भावना के इस दोहरे दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप स्थिति कुछ सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जा सका। 1958 के मध्य लालगेंडा में मिजोरम राष्ट्रीय मोर्चे में लगभग 600 कट्टर विद्रोहियों के हथियार सहित आत्मसमर्पण कर दिया। राजीव लालडेंगा समझौते के साथ मिजोरम में आतंकवाद की स्थिति लगभग समाप्त हो गई। ये था पूर्वी भारत के हमारे जो नागालैंड से आतंकवाद चला था उसकी बात। दूसरा करते हैं हम, इसमें हम देखते हैं पूर्वी भारत का आतंकवाद। पूर्वी भारत के आतंकवाद की हमने बात की, नागालैंड, मिजोरम आदि। दूसरा हमारा आता है पंजाब का आतंकवाद। पंजाब का आतंकवाद, पंजाब में आतंकवाद किस प्रकार से हुआ? भारत में आतंककारी गतिविधियां थी अधिक चिंताजनक और अधिक बदतर रूप से सिख आंदोलन के रूप में देखा गया। यह स्थिति 1983 से चली आ रही थी। भिंडरवाले के संरक्षण में सिख उग्रवादी संगठनों ऑल इंडियन सिख स्टूडेंट फेडरेशन और 10वें रेजिमेंट तथा बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर छेड़ दी। ये लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर हत्याएं करने, बम विस्फोट करने, एक विशेष संप्रदाय के निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्याएं करने के लिए और संलग्न हुए। हत्याओं के इसी क्रम में निरंकारी बाबा, लाला जगत नारायण, रमेश चंद्र, पुलिस DIG अठवाल, हरभजन सिंह मनचंदा, प्रोफेसर तिवारी, भूतपूर्व जत्थेदार ज्ञानी प्रताप सिंह और 1989 में अकाली शासन राजेंद्र कौर सहित अन्य व्यक्तियों की हत्या की गई। इसके अतिरिक्त सिख आतंककारी ने सैकड़ों लोगों की जानें ली। 1981 में 2 सिख नौजवान इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर लाहौर ले गए
1984 में जब सिख आतंककारियों की गतिविधियां अपने शीर्ष पर पहुंच गई तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार संगठित कर आतंकवाद के केंद्रित स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश कराया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में सिख आतंककारियों को गिरफ्तार किया गया और सेना ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों में आतंककारियों की धरपकड़ के लिए भी कार्रवाइयाँ की। उस समय यह समझा गया था कि सरकार सिख आतंकवाद की रीढ़ तोड़ती है, परंतु यह बात उस समय गलत साबित हुई जब 30 अक्टूबर 1984 को सिख आतंकवाद से जुड़ी हुई श्रीमती गांधी के 2 अंगरक्षकों ने श्रीमती गांधी की हत्या कर दी। श्रीमती गांधी का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख आतंककारी ग्रुपों की हत्या सूची में शामिल था। सैनिक कार्रवाई भी सिख आतंककारियों के कुछ रूप से रोक पाई। मई 1985 के दूसरे सप्ताह में ट्रांजिस्टर बम के रूप में आतंककार का सर्वाधिक घृणित रूप सामने आया। दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में बम विस्फोट से हो रखे। इन बम विस्फोट में लगभग 100 व्यक्ति मारे गए और बहुत सारी हत्याएं की गई। देश में नवीन राजनीतिक नेतृत्व सोचा गया कि केवल कठोरता का व्यवहार ही आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकता। कठोरता और सद्भावना के आधार पर मूल समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। इस नीति के आधार पर 24 जुलाई 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और संत लोंगोवाल के बीच पंजाब समझौता संपन्न हुआ, लेकिन इस समझौते के बाद आतंककारी क्रम जारी रहा। आतंकवादी प्रवृत्तियों ने ही 20 अगस्त 1985 को गुरुद्वारे में ही संत लोंगोवाल की हत्या कर दी। आतंककारियों द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या 31 अगस्त 1995 को एक बार फिर समूचे राष्ट्र को झकझोर दिया। फरवरी 1992 में चुनाव के बाद बेअंत सिंह पंजाब में शांति बहाल करने के लिए लगे हुए थे। उन्होंने पंचायती तथा अन्य स्थानीय स्थानों के चुनाव कराए। राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई। वर्षों से ठप व्यापार उद्योग चालू हुए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि आतंकवाद के लिए अलगाव खेल को ही वह सफल नहीं होने देंगे, लेकिन लगता था कि पंजाब में पुनः आतंकवादी मार्ग की ओर धकेल दिया। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद। जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद। जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद। अप्रैल 2002 में गृह राज्य मंत्री CH विद्यासागर राज ने राज्यसभा में एक प्रश्न में उत्तर बताया कि भारत में लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिटे, हरकत-उल-मुजाहिदीन समेत कुल 31 प्रमुख आतंकवादी संगठन सक्रिय है। इनमें से कुछ ने तो पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में अपने बड़े अड्डे बना रखे। लिटे जैसे उग्रवादी संगठन श्रीलंका में अपनी गतिविधियां संचालित करता है। पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों ने पड़ोसी देशों में अपने कैंप स्थापित कर लिए। उल्फा तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB ने भूटान, बांग्लादेश, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NFAT और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स ने बांग्लादेश में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और इसके सभी गुटों ने म्यांमार और बांग्लादेश में अपने कैंप स्थापित कर रखे। हमारा जम्मू कश्मीर राज्य देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक चाल का प्रमुख केंद्र होने के कारण द्विराष्ट्र सिद्धांत की उसकी उपकल्पना के अनुसार यह 1957 के विभाजन से हमेशा अधूरा मानता रहा। उसने इस बारे में इस राज्य में हथियार के लिए बार बार प्रयत्न किए। पहली बार सैनिकों की सक्रिय समर्थन के बाद कबीलाइयों से घुसपैठ करा दी। उसके बाद 3 युद्ध किए और 1999 में कारगिल में अविवेकपूर्ण घुसपैठ की, लेकिन हर बार पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी। हर बार भारत ने उसे करारा जवाब दिया। नवंबर 2000 में भारत और कश्मीर घोषित एक तरफा संघर्ष विराम 2001 तक चला।
जब काफ़ी अटकलें लगी कि शायद इस समस्या का अभी तक 65,000 से ज़्यादा कश्मीरी नागरिक तथा भारतीय सुरक्षाकर्मी की जानें गई और कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल आई, लेकिन आज भी यह पाक समर्थित आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं आमने सामने हैं और इन सीमाओं के परिणाम स्वरूप बहुत सारे दंगे होते हैं, बहुत सारी आतंककारी घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को पाकिस्तान बार बार उन आतंकवादी संगठनों को हथियार मुहैया कराता है, आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जिसके लिए भारत के लिए कूटनीतिक तरीके से भारत इस पूरा जोर विरोध करता है। नंबर 3 नेक्स्ट है असम आतंकवाद। असम में आतंकवाद। असम में 1947 में पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र पूर्वी बंगाल के व्यक्तियों का आना जाना जारी था, जो कभी कम या अधिक संख्या में 1970 तक जारी रहा। 1971 में स्वाधीन बांग्लादेश के लिए आंदोलन स्थापित के बाद स्वाधीन बांग्लादेश के स्थापना में असम में आने वाले अवैध घुसपैठियों की संख्या लाखों हो गई। विदेशियों के अवैध तथा बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठ से असमवादियों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, जातीय तथा प्राकृतिक पहचान को संकट महसूस किया। अतः 1970 में अखिल असम छात्र संघ, अखिल असम गण संग्राम परिषद ने विदेशियों को असम से वापस भेजने की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन को जनता ने भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अधिकांशतः तो यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ आतंककारी घटनाएं और एक बड़ी आतंककारी घटना हुई। यह ऐसी बड़ी घटना थी कि फरवरी 1983 को नेल्ली का नरसंहार और अंत में 15 अगस्त 1985 को असम समझौता संपन्न हुआ और असम की स्थिति लगभग 4 वर्षों तक निश्चित रूप से सुधार हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर अर्थात पूर्व और उत्तर। पूर्वोत्तर में आतंकवाद। पूर्वोत्तर में आतंकवाद। पूर्वोत्तर में आतंकवाद की बात करते हैं। मिजोरम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य पिछले काफी समय से आतंकवाद से ग्रसित थे। नागालैंड में उग्रवादी आज़ादी के समय से थी। हालांकि मणिपुर 5वें दशक में उग्रवाद कुछ समय कम था, लेकिन 6ठे दशक में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। त्रिपुरा राज्य इस समय 15 जनजाति उग्रवादी ग्रुपों, जिनमें से नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स सबसे अधिक सक्रिय की हिंसक तथा विघटनकारी गतिविधियों से प्रभावित है। नेक्स्ट है नक्सलवादी आतंकवाद। नक्सलवाद आतंकवाद। नक्सलवाद आतंकवाद। नक्सलवाद आतंकवाद का आशय है कि माओ तुंग के क्रांतिकारी वामपंथी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद, जो अपना लक्ष्य बताता है कि सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना। सर्वप्रथम 1961 और 1971 के वर्षों में बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में नक्सलवाद के रूप में आतंकवाद सामने आया। इसका सबसे अधिक जोर पश्चिम बंगाल में था और विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रमुख नेता पश्चिम बंगाल में चारू मजूमदार, कन्नू श्याल, आंध्र प्रदेश में बी सत्यनारायण और टी नागिरेड्डी, केरल में कुन्निकम नारायण, KPR गोपालम आदि। नक्सलवादियों ने लोकतांत्रिक राजनीति का पूर्ण विरोध करते हुए जन क्रांति पर बल दिया। इसके लिए सबसे प्रमुख तरीका अपनाया गया भूमिहीन मजदूरों को संगठित कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति के आधार पर भूमिपतियों के विरोध संघर्ष। ये था नक्सलवाद। नेक्स्ट है तमिलनाडु में आतंकवाद। तमिलनाडु में आतंकवाद। तमिलनाडु में आतंकवाद 1985 से 90 के वर्षों में तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगह तमिल टाइगर्स का राज है। 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने लेटे की गतिविधियों को राज्य सरकार की साठ गांठ पर
करुणानिधि सरकार को बर्खास्त कर दिया। फरवरी 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव में मतदान से पूर्व कोयम्बटूर तथा मुंबई में भयावह बम विस्फोट से पूरा देश दहल उठा। तमिलनाडु तथा केंद्र सरकार की राय थी कि वर्तमान परिस्थितियों में एलटीटीई को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना न्यायोचित है। तदनुसार केंद्र सरकार ने 14 मई 2000 को भारत के असाधारण राजपत्र ने अधिसूचना प्रकाशित करके एलटीटीई को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया। इस प्रकार आज हमने जो अध्ययन किया भारत में आतंकवाद की समस्या, कल हम जो अध्ययन करेंगे आतंकवाद के कारण, आतंकवाद की समस्याओं को हमने किन किन टॉपिक में किया, आतंकवाद का अर्थ और परिभाषा, आतंकवाद की कार्यप्रणाली क्या है, भारत में कौन कौन से प्रकार का आतंकवाद है। देखो, पूर्वी भारत का आतंकवाद, नागालैंड मिजोरम जो आतंकवाद चला था, पंजाब का आतंकवाद, जम्मू कश्मीर राज्य का आतंकवाद, असम का आतंकवाद, पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद, बिहार, पश्चिम बंगाल और नागालैंड, नक्सलवाद में आतंकवाद और तमिलनाडु का आतंकवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।